गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुलशन जी, क्या हाल है? ठीक है। ऑल गुड सर, ऑल गुड। आई होप सर आप भी ठीक होंगे। गुलशन एंड जी, ये तिरछा मुस्कुराता हुआ चेहरा सर आपका देख सकता हूँ गुलशन, मैं। मुस्कुराहट तो इट्स ओके, बट ये तिरछा जैसा क्यों आ रहा है मुंह? अ, नहीं सर, ठीक है। हम्म? ओके। अच्छा, लैंडस्केप मोड में है सर, मोबाइल लैंडस्केप मोड में है ना, तो इसकी वजह से इसको हमने चेंज किया हुआ है, फ्रेम चेंज किया हुआ है इसका। चलो इट्स ओके। गुलशन जी, क्या हाल है? आई होप एवरीबॉडी इज ओके। तो गुलशन जी, जी, ऑलरेडी आई थिंक टाइम इज ओवर, तो वी शुड स्टार्ट इट नाउ। राइट 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 तो राइट। दिस इज गुड इवनिंग फ्रॉम मिस्टर विजय अलॉन्ग विद माय को होस्ट मिस्टर गुलशन। गुलशन जी, मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से सभी सुनने वालों का, देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि आज का जो जी सेशन हम ले रहे हैं इसमें वो भरपूर फायदा उठाएंगे। तो टाइम को ना जाया करते हुए मैं ये बताना बड़ा मुनासिब समझता हूं कि आज जो है वो है लीवर। अब लीवर के साथ हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर थोड़ा सा एक मैं नजर दोहराना चाहूंगा। तो आजकल हमारे समाज में जो एक स्टेटस सिंबल है, उसको मतलब कोई भी पार्टी का एहतमाम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वहां पे वाइन का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये वाइन जब हम पीते हैं तो इसका असर क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है। अब जिसका स्टेटस आता है, जिसके पास पैसे आते हैं, तो ही यूजेस विस्की, वो विस्की का इस्तेमाल करता है। अब इसी स्टेटस को मेंटेन करते हुए जिनके पास पैसा कम होता है, गांव का माहौल होता है, तो वहां पे वो दे गो फॉर देसी, वो देसी शराब का इस्तेमाल करते हैं। अब जब इससे इससे भी किसी का लो स्टैंडर्ड हो, जो स्टेटस अपना मेंटेन इस चक्कर में ना कर सकता हो, तो वो अफीम का इस्तेमाल जरूर करता है। अफीम के बाद लोग नस्वार का खाना बड़ा पसंद करते हैं। उसके बाद आशिकी का बड़ा प्रचलन है यहाँ पे। उसके बाद ये गुटखा एक होता है, गुटखा भी लोग खाते हैं, उसमें भी नशा आता रहता है, एक मजा रहता उनको आता रहता है। उसके बाद एक भुक्की होती है गुलशन जी। तो दिस इज मतलब मैंने तो कभी टेस्ट नहीं की, तो बुक्की का भी लोग मजा करते हैं। अब अगर ये चीज को हम, मैं एक आपसे बात करूं कॉपी। कि ये सब क्या है गुलशन जी? आज जो लिसनिंग, जो पहले जी मैं बोला, सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे ओके सर। आपने जो नाम हाँ, लिया, दैट इज पॉपी, पॉपी हस्क। हाँ, पॉपी हस्क, बुक्की जिसको हम देसी अल्फाज में बोलते हैं, तो इट्स ओके। तो जी जी। अब ये सारा क्या है? अब इससे भी बढ़कर हम देखें ना, ये तो वैसे ही पॉइजन है। जो सामान मैंने अभी राइट। बोला है, ये तो वैसे ही पॉइजन है, लेकिन मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कहेंगे उनको, मैं कहूंगा, तो वो डायरेक्ट पॉइजन पी जाते हैं। अब ये राइट। सारा के सारा सिलसिला क्या है कि दिस इज एन इनविटेशन। ये एक दावत होती है, एक इनविटेशन होती है, एक बुलावा होता है कि भैया, ये सारे का सारा सामान मैंने खा लिया है, मेरे अंदर जो एक चीज बैठी हुई है जिसको हम कहते हैं लीवर, ये सारे का सारा उसको सौंप देते हैं कि भैया अब आप देख लो आपने क्या करना है। तो लीवर अब इनका क्या करता है, कैसे करता है, उसको मैं एक को लीवर के लिए, इसके अलावा भी कुछ और मसाइल खड़े होते हैं उसके लिए। अब जैसे कुछ लोग बड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। स्पाइसी जैसे आप एक मिर्ची की आप मिसाल ले लेते हो, जो मिर्च होती है, तो वो अगर उसको हम हाथ में लगाते हैं काट के, तो वो इरिटेशन पैदा करती है। जब आप जस्ट इमेजिन के जब वो हमारे अंदर जाता है, तो अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से निकलती हुई वो जब स्टोमिक में पहुंचती है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचती है, तो वहां पे क्या हाल करती होगी। और एक और बड़ा स्टेटस सिंबल होता है कि शाम को हम लोग रेडियो पे या किसी दुकान पे ये चर्ड चिकन खाते हैं, मतलब तंदूरी चिकन खाते हैं या फ्राइड चिकन खाते हैं, वो तवे वाला चिकन खाते हैं। तो उस पे क्या उन्होंने लटका के रखे होते हैं चिकन, उसके ऊपर एक मसाला जैसा मसला होता है उन्होंने, जिसको हम कहते हैं बुक्की, सॉरी, कजरी। अब वो कजरी का काम क्या होता है, वो कच्चा चिकन जो ऊपर लटकाया होता है, उसको उसने उसका मैरिनेशन किया होता है उसको। तो मैरिनेट करते करते क्या होता है कि वो जो कजरी होती है, वो उस मांस को, उस मीट को गला देती है। वो उसको गला देती है। तो जस्ट इमेजिन कि जब वही कजरी, उस गले हुए मीट हमारे अंदर जाता है, तो हमारा जो लिवर है उसका क्या हाल होता होगा। मतलब राइट। लिवर के ऊपर इतना लोड है
मुझे मतलब इस बात की अब समझ नहीं आती कि इतना लोड है, वो लीवर करे तो करे क्या। वैसे तो लीवर का राइट। काम होता है, आप देखते हैं कि लीवर का काम क्या होता है। लीवर जो होता है वो कोई भी चीज जो हम खाते हैं ना, उसको वो एक जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो उस हमारे खुराक में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एनर्जी में डाइजेस्ट करने के बाद उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स को वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी एनर्जी के बल पे हम चलते हैं। उसके बाद ये लिवर का काम होता है, ये क्या कहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, मतलब डेड सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं, क्योंकि सेल्स अक्सर ये मरते रहते हैं आफ्टर 21 to 22 डेज। तो ये जितना भी मरा हुआ सेल है, इसको बाहर निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ लीवर करता है। ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, जैसे ये फूड होता है, फूड के अंदर हम क्या कहते हैं, जैसे जंक फूड्स होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, जो कुछ और चीजें, कच्चे पक्के फल या कोई भी चीज हम खाते हैं, तो वो सारे का सारा जो उसमें अच्छा सामान होता है, वो उसको न्यूट्रिएंट्स को निकाल के हमारी बॉडी को देता है। बाकी जो वेस्टेज होती है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करता है। उसके बाद ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को, एक बाइल एंजाइम्स निकालता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो उसके बाद इलिमिनेशन ऑफ बेस प्रोडक्ट्स फिर से ये करता है। मतलब ये सारे के सारे काम करता है लीवर। और हम लीवर से तवक्को ये करते हैं कि हम जो भी नशेले वाली चीजें खाते हैं, वाइन है, देसी है, अंग्रेजी है, बुक्की है, या नस्वार है, या गुटखा है, या फीम है, जो भी है ना, वो हमारा वो मतलब लीवर सारे का सारा लोड टॉलरेट करता है, और फिर भी उसको इंसान को जिंदा रखने में उनकी पूरी की पूरी कोशिश करता है। और ये हमारी एक मतलब आप कौशल देखो कि हम लिवर से क्या तवक्को रखते हैं। तो दो माय डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि खूने जिगर के कतरे जो अश्क बन के टपके, किस काम के लिए थे किस काम आ रहे हैं। तो ये लिवर ही है जो हमें बचाए रखता है। अब लिवर की इंपॉर्टेंस को, लिवर कितना नाजुक है, इसका काम क्या है, उसके पहले हम इसके जुल्म जो इस पे करते हैं, उसी जुल्म का ये नतीजा होता है कि लीवर के साथ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अभी आपके सामने इस सेशन के मदद से आपके सामने रखेंगे हम। जी सर। तो सर, जैसे आपने बताया कि लीवर बहुत सारे काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंस रहती है हमारी पूरी लाइफ में लीवर की। हमारे लिए, हमारा अच्छा जीवन जीने के लिए हमें लीवर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन सर, जब बात आती है लीवर डिजीजेस की, तो सर इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा लीवर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। वो काम नहीं कर पा रहा है जैसा उसको करना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ कॉमन डिजीज के बारे में बात करें जो लीवर से जुड़ी हुई होती हैं, तो जो नाम सामने आता है वो आता है हेपेटाइटिस। गुलशन, हेपेटाइटिस बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हेपेटाइटिस ये एक मतलब लीवर की प्रॉब्लम है। मतलब एक वायरस होता है, जब ये वायरस हमारे लीवर पे अटैक करता है तो हमारे जो लीवर होता है वो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और उस स्वेलिंग की वजह से हमारे लीवर में एक प्रॉब्लम आती है, वो फंक्शन नहीं कर पाता जो उसको करना होता है। और इस वायरस के माध्यम से जो लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। जी। तो सर, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस कोई एक कैटेगरी का नहीं है। जैसे आपने बताया कि ये एक वायरस है, और इस वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम रहती है उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो सर, हेपेटाइटिस जो हमारे पास सामने आता है वो है हेपेटाइटिस ए सबसे पहले। तो सर, हेपेटाइटिस ए जो है वो एक लक्षण होते हैं, कोई इंसान जब कंटेमिनेटेड फूड खा लेता है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर पी लेता है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस की चपेट में वो आ सकता है, जिसकी वजह से वो उसका लिवर जो है हेपेटाइटिस ए का शिकार हो सकता है। आफ्टर दैट जो हेपेटाइटिस बी है, यानी कि दूसरी कैटेगरी या दूसरी किस्म का जो वायरस होता है जिसका नाम हेपेटाइटिस बी है, वो हमारी बॉडी के बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स रहते हैं, जैसे हमारा ब्लड रह गया, ब्लड रहता है, हमारा सीमन रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी फ्लूइड्स की वजह से ये
जो हेपेटाइटिस बी होती है, ये हमारा लीवर इसका शिकार हो जाता है। इसकी कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पे अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं या डॉक्टर कंसल्ट कर लेते हैं, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आगे फर्दर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी सर एक ऐसी जिसे हम कहेंगे कर्स है, एक अभिशाप है कि हेपेटाइटिस ए बी एक छोटी कैटेगरी के मतलब प्रॉब्लम थी जो हम नॉर्मली ठीक कर सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर प्रॉपर टाइम पे। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है, ये एक अक्यूट और क्रोनिक प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी केसेस यहाँ पे मिले हैं या फिर जो भी जिन लोगों ने इसको फेस किया है, तो बहुत ही इसके गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। तो बेटर यही है कि आप समय रहते हुए डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको कुछ लक्षण दिखते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से प्रॉपर टाइम पे कंसल्टेशन ले लेते हैं, तो आप इसको भी क्योर कर सकते हैं। वरना जो हमारा शरीर है या हमारा जो लीवर है, वो लीवर सोराइसिस की तरफ जा सकता है या फिर और परमानेंट डैमेज हो सकता है हमारे लीवर को। गुलशन जी, ये हेपेटाइटिस की बात आप कर रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री गवाह है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान के जो कैबिनेट रैंक के कुछ मिनिस्टर थे, जिनके पास मेडिकेशन की कमी नहीं थी, जिनके पास फैसिलिटीज की कमी नहीं थी, बट जब वो हेपेटाइटिस इसके शिकार हो गए तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हेपेटाइटिस के अलावा भी लिवर में एक और भी डिजीजेज होती हैं। उनको दो किस्म की डिजीजेज होती हैं जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये अल्कोहलिक से, जैसे कि आप वाइन मतलब अल्कोहल का सेवन जब जरूरत से ज्यादा आप करते हो, जब कंजप्शन ऑफ अल्कोहल आप बहुत हैवी करते हो ना, तो आपका लीवर इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। उस लीवर में वो लीवर जो होता है वो फैटी हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। और उसके बाद एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसमें क्या होता है कि आप चाहे अल्कोहल लेते हो या ना लेते हो, और उसी असना में क्या होता है कि उस लीवर के ऊपर अगर फैट्स का जमावड़ा हो जाता है, फैट्स जम जाते हैं, लीवर के ऊपर फैट्स जम जाते हैं, तो वो नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज होती है। हालांकि उसमें शराब, जो कुछ लोग कहते हैं ना, मैं वाइन नहीं पीता हूं, मैंने शराब नहीं पी है, मैंने कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाई, तो मुझे अक्सर ये प्रॉब्लम क्यों होगी? तो उसकी यही वजह होती है कि फैट्स उसमें जम जाते हैं और वो इस बीमारी का शिकार हो जाता है। राइट सर। तो सर यहाँ पे एक और हमें लक्षण देखने को मिलता है, यहाँ पे और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यानी कि हमारे लीवर के जो सेल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने ही सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। तो जहां पे क्या होता है कि हमारा जो लिवर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स जो कर रहा है वो काफी रॉन्ग कर रहा है, गलत रिस्पॉन्स कर रहा है। बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, वो अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे लिवर फेलियर्स तक की प्रॉब्लम इंसान फेस कर सकता है इस कंडीशन में, या फिर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम। हाँ, सिराइसिस जब गुलशन जी हो जाता है तो दिस इज मतलब इसका एक डायरेक्ट मीनिंग आप ले सकते हैं कि यहाँ से वापसी बड़ी टफ हो जाती है। तो ये अक्सर ऐसा ही होता है, जब सिराइसिस के लक्षण बनते हैं तो मतलब चीजें, जब आपका हेपेटाइटिस बी या सी, ये इसको आप फौरी तौर पे ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उस असर में क्या होता है, ये चीजें क्रोनिक हो जाती हैं। क्रोनिक होने के बाद ये सिरोसिस बन जाता है, और जब सिरोसिस बन जाता है तो इट लीड्स टू अ मेजर प्रॉब्लम। तो ऐसे में हमें जो भी करना है फौरी एक्शन लेना चाहिए, ताकि हम स्थिति बिगड़ने से पहले उसको संभाल सके। जी बिल्कुल। तो सर लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो हैं, अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई लीवर का पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो उस
इंसान से, उस पेशेंट से ये सवाल जरूर किया जाता है कहीं ना कहीं कि आपके किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी को लिवर प्रॉब्लम हुई है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये फैमिली हायरार्की में भी ये प्रॉब्लम पाई गई है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। अगर कोई फैमिली में बड़ा बुजुर्ग, कोई हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। तो और भी जैसे कंडीशंस होती हैं, जैसे एक कंडीशन है होमोक्रोमेटोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे लीवर के ऊपर जरूरत से ज्यादा आयरन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, उसको बाइल जूस क्रिएट करने होते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो नहीं होते। आफ्टर दैट सर एक और प्रॉब्लम है जहां पे विल्सन डिजीज का जिसे नाम दिया गया है। तो सर विल्सन डिजीज एक ऐसी डिजीज है जहां पे हमारे लीवर के ऊपर जरूरत से ज्यादा कॉपर इकट्ठा हो गया होता है, कॉपर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए होते हैं, और वही कॉपर मॉलिक्यूल्स अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के जरिए अगर वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं, मान लो ब्रेन में चले जाते हैं, तो हमारे ब्रेन सेल को भी वो डैमेज कर सकते हैं। तो एक आम इंसान इस चीज को समझ सकता है कि जब हमारे ब्रेन सेल को वो इतना डैमेज कर सकते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का क्या हाल होगा। गुलशन जी, आपने जरूर तो ये कंडीशन होती है। बिल्कुल सही कहा। आप, ये कहावत भी है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब आयरन का जरूरत से ज्यादा हो जाना या कॉपर का जरूरत से ज्यादा हो जाना, ये नेचुरली ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि ये कॉपर या आयरन जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है, कॉपर हो जाए ज्यादा या आयरन हो जाए ज्यादा या लीवर को किसी किस्म की प्रॉब्लम या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है, तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम आपके सामने आता है वो होता है चेहरे का पीला हो जाना, स्किन का पीला हो जाना, आंखें सफेद जैसी नजर आती हैं। तो इस सिम्टम को हम कहते हैं जॉन्डिस। अब जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बहुत ज्यादा तादाद में। उसी के नतीजे में ये जॉन्डिस हो जाता है। तो ये जॉन्डिस एक सिम्टम है, एक आपको सिम्टम मिलता है कि हमें लीवर में समथिंग इज रॉन्ग। उसके बाद खुशकिस्मती ये होती है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या लीवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो दिस इज अ यूनिक ऑर्गन जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ये इसमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसका पार्ट कोई कट भी जाए किसी वजह से, या बायोप्सी करनी हो किसी ने, मतलब एनी हो, कोई एक्सट्रैक्शन हो लीवर की, तो वो उस जगह इसके सेल्स या टिश्यूज वगैरह फिर से जनरेट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर अगर हम इंडिया की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स देखें, तो लीवर से जूझने वाले पेशेंट, हर 5 पेशेंट में एक जो पेशेंट है वो लीवर कैंसर से जूझता है। तो सर लीवर कैंसर इज ए कर्स। आपने देखा ही है कि बहुत सारे लोग जब इस कंडीशन को फेस करते हैं तो इट्स डेथ, लाइफ एंड डेथ केस। तो सर लीवर कैंसर एक ऐसी स्टेज है जहां पे हमारे लीवर के जो सेल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारा लीवर जो है वो कार्सिनोजेनिक हो गया है, उसमें कार्सिनोजेनिक सेल्स जनरेट हो गए जो हेल्दी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो सर लीवर कैंसर के इनिशियल स्टेज पे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो फर्दर टेस्ट जब एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर उनके फर्दर टेस्ट लेके एग्जामिन करते हैं तो वहां पे वो डायग्नोज करके बता देते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान फेस कर सकता है इनिशियल स्टेजेस पे। वो सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की राइट साइड जो हमारी रिब रहती है, लोअर रिब, वहां पे हमें पेन हो सकती है, वहां पे लम्स जैसे हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे
राइट साइड में एक पेट के अंदर ना गोला जैसे बन गया है। हम अनइजीनेस फील कर सकते हैं, बिना वजह हम थकावट महसूस कर सकते हैं, हमें हमें शोल्डर पेन रह सकती है, हमें बैक पेन रह सकती है, हम हमारा जो मेटाबॉलिज्म है एंड इवन हमारा एपिटाइट जो है वो काफी लो रहेगा, हमें वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो बॉडी आपको दिखाती है कि भाई आपके बॉडी के अंदर कुछ अनइवन है, कुछ सही नहीं चल रहा, तो प्लीज आप अपने आप को मॉनिटर करवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो अगर लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो देर नहीं करनी चाहिए। गुलशन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब ये एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इट इज नॉट श्योर, ये पक्का नहीं है कि ये कि इसको लीवर कैंसर हो गया है। मतलब ये लीवर से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब लीवर का कैंसर कैसे होता है, इस पे बात करते हैं। तो जो हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस जब किसी को हो जाता है, उसमें जो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस जो सी है, जब ये लंबी देर तक इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये एक क्रोनिक बीमारी बन जाती है। जब ये क्रोनिक बीमारी हो जाती है तो फिर लीवर सिराइसिस हो जाता है। जब लीवर सिराइसिस हो जाता है तो फिर हमें इस बात को सोचने में देर नहीं लगती कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स कैंसर। तो ये लीवर कैंसर का एक सीधी सी बात है कि अगर आप किसी बीमारी, आप इस लीवर के प्रॉब्लम को, इसकी इन्फ्लेमेशन को केयरलेसनेस के तरीके से रखोगे, इसकी परवाह नहीं करोगे, इसके डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करोगे या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाओगे, तो रिजल्ट वही होगा कि ये क्रोनिक हो जाएगी, उसके बाद सिराइसिस होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। राइट, बिल्कुल सर। और अगर ट्रीटमेंट की बात देखी जाए सर, तो जैसे बिफोर कैंसर या फिर बिफोर वेरी क्रोनिक प्रॉब्लम, जो हेपेटाइटिस ए, बी और सी जो है, अगर उसके ट्रीटमेंट में देखा जाए तो जो हेपेटाइटिस ए है वो विद टाइम आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम आपकी हेल्प करता है उसको ठीक करने में। आप इजीली ठीक हो सकते हैं, जस्ट आपको थोड़ी सी केयर की जरूरत है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी ट्रीटमेंट की, जिस ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर कुछ एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, उनका ट्रीटमेंट जो रहता है, उनका प्रोसीजर रहता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है वहां पे कुछ कंडीशंस मैटर करेंगी कि आप कितनी जल्दी उस ट्रीटमेंट को लेते हैं और कितना सही आपने ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिला है। गुलशन जी, ये आपने देखो, अगर बात आ जाके लास्ट में हमारा जो कंक्लूड होता है वो आता है कैंसर पे ही। तो कैंसर हो जाने की सूरत में अब ऑप्शंस बचती हैं कि इसका जो मेडिकेशन है वो कैसे होगी। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे समटाइम थिंक ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन से पहले वो इसकी कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं, वो देखते हैं कि अगर लिवर बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो गया तो देन दे टेक देयर डिसीजन कि इसको हमने क्या करना है। उसके बाद उसकी वो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन वन से दे वर्कआउट, क्योंकि उन्होंने ट्राई करनी होती है। कुछ भी एक्सट्रीम करने से पहले डॉक्टर्स जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो प्री दैट बिग स्टेप, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको लेते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि चलो हम इसको कीमोथेरेपी देते हैं। उस कीमोथेरेपी होती है, उसके बाद रेडिएशंस दी जाती है। तो अगर ये सारे का सारा काम नहीं करता है, देन दे थिंक ऑफ दिस सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल रिसेक्शन मतलब उसका कुछ हिस्सा जो डैमेज्ड होता है, जो वो खराब हो गया होता है, उसको काट सकते हैं वो। तो उसके बाद एक प्रोसेस समटाइम्स इस सारे स्टेप्स से पहले पहले क्या होता है कि जब ये सिराइसिस होता है तो समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो लीकेज होती है लीवर में से ना, वो आपके एब्डोमिनल पोर्शन में इकट्ठी हो जाती है, पेट फूल जाता है, मतलब एक पानी जैसा इकट्ठा हो जाता है अंदर। तो उसको पानी को निकालने के लिए वो जो पेशेंट होता है उसको तकलीफ होती है, तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके कंफर्ट्स के लिए वो एक नीडल उसकी स्किन के अंदर घुसाने के बाद उस नीडल के जरिए वो सारे का सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरासेंटिसिस। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ईआरसीपी। ईआरसीपी में क्या होता है कि एक मतलब कुछ टूल्स होते हैं, एक कैमरा होता है, वो किसी तरीके से भी
आजकल तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, वो पेट के अंदर घुसाते हैं, वहां से वो कैमरे के जरिए से वो पूरे का पूरा स्टडी करते हैं कि इसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखने के बाद उसको कंप्लीट डायग्नोज करने के बाद देन डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि फाइनली इसको क्या करना है, इसको क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, लीवर की जो प्रॉपर वर्किंग है उसको एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगे, जिसमें डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एग्जामिन करने के लिए वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ फर्दर टेस्ट बताता है, जिसमें एएलटी टेस्ट रहता है, एएसटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, बहुत सारे ब्लड के टेस्ट रहते हैं। जो ब्लड रिपोर्ट्स वहां पे जो टेस्ट रहते हैं जिनके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, उन टेस्ट में अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल है मिनरल्स का, साल्ट्स का, या जो भी बाइल जूसेस जो लिवर का काम रहता है, अगर नॉर्मल लेवल पे है तो वो डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ जी, आपका लिवर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी टेस्ट अगर आपका नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है तो डॉक्टर वहां पे समझ जाते हैं कि भाई आपके लिवर में ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहां से ब्लड रिपोर्ट्स में आपको प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर फर्दर आगे क्या करते हैं, आगे कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि इमेजिंग करते हैं, वो आपके लीवर को बाहर से कैमरा से स्किन के ऊपर लगा के वो नॉर्मली नोटिस करते हैं कि एक्चुअली क्या लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फर्दर अगर यहाँ पे भी वो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं तो वो एक एडवांस लेवल पे जाते हैं, एक और एडवांस लेवल पे जो रहता है सीटी स्कैन, वहां पे थोड़ा और उनको क्लियर हो जाता है। अगर वो भी नहीं होता तो कई बार क्या होता है कि वो लिवर बायोप्सी करते हैं। एक प्रोसीजर रहता है जिसमें क्या करते हैं, वो लिवर, पेशेंट के लिवर का छोटा सा हिस्सा लेंगे, उस हिस्से को वो लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 72 घंटे के वो टेस्ट रहते हैं लिवर बायोप्सी के। तो वहां पे आपके लिवर के बारे में पूरी जानकारी उनको मिल जाती है कि इसका प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, ये लिवर क्या कर रहा है। आफ्टर दैट वहां पे लिवर सप्लीन स्कैन होता है, जो एक एडवांस लेवल का टेस्ट रहता है, जो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसका टेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारे फर्दर टेस्ट हैं जहां से एक डॉक्टर डायग्नोज कर सकता है एक पेशेंट की लीवर फंक्शनिंग, चाहे वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। गुलशन जी, देखिए आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमने अपने जो लाइफस्टाइल है, जो अपना खान पान है, जो अपनी जो भी हमारा रहने का तरीका है, उसकी वजह से केयरलेसनेस कह लो या कोई और वजह कह लो या नेचुरल कह लो या बॉडी के अपने सिस्टम से जो प्रॉब्लम हमें, मतलब लिवर का एक प्रॉब्लम हमने इकट्ठा कर लिया, प्रॉब्लम लिवर की हो गई है। अब लिवर में ये कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनसे लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब लिवर के लिए वो कौन से प्रोन फैक्टर्स हैं जिससे लिवर को तकलीफ हो सकती है, और वो जो फैक्टर्स हैं हमें उन पे गौर करता हूं। तो मैं आई विल रीड आउट दोस फैक्टर्स, तो देखते हैं वो फैक्टर्स क्या क्या है। वो कहता है कि सिंस इट इज ए कॉन्टेजियस डिजीज, लिवर का प्रॉब्लम होना इट इज ए कॉन्टेजियस, जो हेपेटाइटिस वगैरह होते हैं ये कॉन्टेजियस, मतलब टच के साथ, अगर आप किसी को टच करते हो तो आपको ये कंटेक्ट के जरिए कंटेजियस डिजीज हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपने जो नीडल शेयर करनी है, मतलब कोई इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो एक ही नीडल सिरिंज जो होती है उसको आप बोल सकते हैं कि मुझे बिल्कुल फ्रेश, आजकल तो वैसे रुझान हो गया है, तो दिस इज ए प्रिकॉशन कि आपने यूज्ड सिरिंज जो है उसका इस्तेमाल नहीं होने देना है अपने लिए। उसके बाद कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं फैशन के, टैटूज बनाते हैं, टैटूज बनाए होते हैं अपने जिस्म पे, मतलब अपने जिस्म के ऊपर जो कोई चीज पेनिट्रेट करती है, पायरिस करती है, वो जो नीडल होती है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आपने स्टरलाइज्ड अगर वो होता है तो इट्स ओके, अगर वो नॉन स्टरलाइज्ड है तो उसको मत छूने दो अपने जिस्म के साथ, अदरवाइज यू कैन बी अ प्रोन टू द डिजीज अबाउट विच वी आर टॉकिंग। अच्छा, उसके बाद अगर
आप कोई ऐसे जॉब में मुब्तला है, कौन सा जॉब है, यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है ब्लड के साथ, या कोई बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं। अब जैसे ये लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पे आप फ्लूइड्स निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं, पट्टियां करते हैं, बैंडेज वगैरह करते हैं। तो ये जो सारे का सारा सिलसिला होता है, अव्वल तो इसको आप अवॉइड करें। अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फुल प्रिकॉशन के साथ आप वहां पे काम करें। अच्छा, उसके बाद अगर अजतबाजी जिंदगी जो आपकी है, जो आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, जिसमें आप हम बिस्तरी करते हैं किसी के साथ, तो वो ऐसे में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, उनको जरूर अपनाएं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बन सकती है, मतलब आप प्रोन हो सकते हैं। अच्छा, अब जिस शख्स को डायबिटीज है या उसको कोलेस्ट्रॉल है रहता है, तो वो शख्स भी प्रोन टू लिवर डिजीज है। अच्छा, उसके बाद जो आप किसी बंदे की फैमिली हिस्ट्री है, वो भी बड़ा पार्ट प्ले करती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को लिवर का मसला हुआ है पहले, तो चांसेस बनते हैं कि उसकी जो जनरेशन है उसको भी ये मसला पैदा हो सकता है। उसके बाद आपको जो एक मॉडरेट वेट होता है आपका, आपके कद के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से, आपका वेट भी उतना ही होना चाहिए एज पर स्केल। अगर आप अपने लेंथ के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है, यानी आप मोटे हैं या ओबीसी हैं, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिवर को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने काम के लिए, रोजगार के लिए किसी एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, यहाँ पे टॉक्सिन्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर काम करना पड़ता है तो आपको बिल्कुल पूरे का पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स क्या होता है कि दिस इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, मेरा वेट मतलब मैं मस्कुलर होना चाहिए, तो उस सूरत में हम कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं या कुछ अनऑथराइज तरीके से कुछ हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां, उनको खाना शुरू कर देते हैं, या सप्लीमेंट्स को जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तब भी आपके लीवर पे लोड पड़ सकता है, आप प्रोन टू लिवर डिजीज हो सकते हो। उसके बाद ये शौक का मसला होता है, कुछ लोग शौकीन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शौक पालने के लिए व्हाट दे डू के अल्कोहल पीते हैं। अब वो अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल तो वैसे ही एक जहर जैसा माना गया है, अगर एक्सेस में पिए जाए, तो अल्कोहल के अंदर कोई ड्रग्स डाल देते हैं, मतलब वो जली पे घी डाल देना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तो अल्कोहल पी रहे हैं, उस अल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं कोई ड्रग्स। तो अगर ऐसा कोई शौकीन है तो दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम द मीडिया ऑफ दिस प्रोग्राम, आप ऐसा मत करें, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि आदमी है ना, आदमी को जरूरी काम होता है, या अपने आप को तकलीफ में नहीं दे सकता, डॉक्टर कहता है भाई ये टिक्की जो है आपने कोई प्रॉब्लम है, उसको हम मान लेते हैं, तो इस टैबलेट को आपने सुबह शाम खाना है। वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं जल्दी ज्यादा खाता हूं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मतलब रिकमेंडेड जो डोज है उससे ज्यादा खा लेना शुरू करता है, तो दिस अगेन कम्स अ प्रॉब्लम, ये आपके लिवर पे बोझ होगा। तो आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, कोई भी चीज ऐसी ना करें जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाहर हो। अपनी जो सेल्फ मेडिकेशन होती है उस पर परहेज रखें और वही करें जो डॉक्टर बोलता है। राइट, बिल्कुल सर। तो सर ये रिस्क फैक्टर जो है, जैसे आपने बताया, तो ये चीज प्ले करती है कि मतलब आप अपने आपका कितना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अगर प्रिवेंशन की बात हम करें कि हम इस चीज को रोक कैसे सकते हैं, तो सर अगर रोकने की बात आए तो लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से हम समझते हैं कि हमारा जो खान पान है, जो हम खाते हैं, वो कम से कम हम हेल्दी खाना खाएं, हमारी न्यूट्रिशन एटलीस्ट बहुत ही वैल्यूएबल हो और बड़ी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन हम लें, जिसमें हम सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली जो प्रोड्यूस किए गए हों,
केमिकलाइज्ड ना हो, केमिकलाइज्ड राइपनिंग उनकी ना हुई हो, जिसमें हम लीन प्रोटीन ले सकते हैं, साथ में होल ग्रेन ले सकते हैं। इसी के साथ हम अपने शरीर को एक प्रॉपर रूटीन में डालें कि फिजिकल एक्टिविटी हम करते रहें। अगर कोई अल्कोहल से एडिक्टेड है, वो एकदम से रोक तो नहीं पाएगा अपने आप को, लेकिन हाँ वहां पे उसके हाथ में ये है कि वो उस अल्कोहल कंजप्शन को एक लिमिटेड करे। अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग भी वो अवॉइड कर सकते हैं, इन चीजों को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। एक और यहाँ पे फैक्टर जो है वो काफी भयानक है। जैसे हमें इस चीज का पता लगा कि जैसे हर घर में सफाई होती है, हमारे घर में जितने भी हमारी मदर्स हैं या वाइफ्स हैं या बहनें हैं, वो क्या करती हैं, हमारे घर में देखो कितनी क्लीनिंग रहती है सुबह से लेके शाम तक। तो जितने भी क्लीनिंग केमिकल्स रहते हैं, जैसे हमारे चाहे वो सिंक में यूज होते हैं, चाहे वो फ्लोर में यूज होते हैं, चाहे वो हमारे वॉशरूम में यूज होते हैं, जैसे एरोसोल्स होते हैं, या फिर हम इंसेक्टिसाइड्स लेते हैं, जैसे हमारे बग स्प्रेज रहती हैं। इन सब चीजों से भी हमारे लिवर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बड़े ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। इसके बाद में अगर आप अपने बॉडी वेट को मॉडरेट रखते हैं, सही रख सकते हैं, तो ये भी आपकी बहुत मदद करेगा। और आप अपने बॉडी को मेंटेन वेट में रखें। अगर आप बॉडी वेट लूज भी करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बॉडी वेट लूज करें, तो काफी स्लोली करें और प्रॉपर तरीके से करें। आफ्टर दैट, अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में रहना चाहते हैं, अगर फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पे प्रॉपर ध्यान रखें, कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप यूज करना चाहते हैं वो यूज करें, ताकि आप कम से कम अपने पार्टनर को भी सेफ रखें, अपने आप को भी सेफ रखें। तो ये कुछ हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अपनी आम लाइफ में हम अपना सकते हैं, और अपने आप का भी ध्यान रख सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। गुलशन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने जिंदगी का मजा लेना है तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लीवर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे सेशन का आज का टॉपिक है, तो उस पे हम लोड जो डालते हैं, जैसे मैंने पहले सुबह आते आते बोला था कि जो किसी भी किस्म का ये जो नशा है ना हम करते हैं, तो अपने लीवर को, अपने खान पान गलत आदत, अल्कोहल हो गया, कुछ मतलब मीट हो गया, जरूरत से ज्यादा हर चीज का सेवन करते हैं रात भर, तो ये क्या होता है कि आप अंदाजा यहां से कर रहे हैं, एक आदमी शराबी होता है जो, अब हम देखते हैं कि सुबह नाली में गिरा होता है, रोड के बीचों बीच पड़ा होता है, अगर वो शराब उसके पूरे वजन के तवाजुन को बैलेंस नहीं कर सकती है, अगर वो शराब के नशे में उसका एक सिस्टम जो होता है अंदर, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, वो टांगे उसके खड़े होने के लिए होती हैं, वो खड़ा नहीं हो पाता है, वो रोड के बीचों बीच उसको होश नहीं रहती है, वो कहाँ पड़ा हुआ है। अगर उस थोड़ी से ग्लास एक शराब पीने से ऐसा होता है, तो जस्ट इमेजिन कि वो जो लिवर में वो चीज जाती है उसका हश्र क्या होगा। क्या हम अपने लिवर से जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? तो भैया जो इतनी गंदगी हम उसमें डाल रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम उसको डिटॉक्सिफाई करें, उसकी भी सफाई करें। अब सवाल ये होता है कि उसकी सफाई कैसे हो सकती है। लिवर की अगर सफाई करनी हो सबसे अच्छे तरीके से, तो पानी से बेहतर कोई भी डिटॉक्सिफायर नहीं है। पानी एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर है। अगर इसको आप बहुत ज्यादा मकदार में पीते हैं तो आपका लिवर इससे डिटॉक्सिफाई हो सकता है। उसके साथ आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का यूज पिए, आपको ये विटामिन सी की कमी पूरी करेगा, ये आपके स्टोन नहीं बनने देगा। तो इसके साथ साथ इस दुनिया में ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स की सफाई के लिए, मतलब ऑर्गन्स की क्लीजिंग जो हमारे ब्लड में, अब एग्जांपल देखो कि ब्लड टेस्ट होता है, जब भी कोई टेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इट मीन्स कि जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, जो भी वायरस होता है, जो भी चीज जिसके जरिए से हम ये तय कर सकते हैं इसको फलानी प्रॉब्लम है, तो वो आपके खून से ही आती है।
तो मीन्स के आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है, यानी कि इसको क्लीन करना बड़ा जरूरी है, इसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपने क्या लेना है इस पे बात करें तो आपके पास बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े हकीम हैं, या बड़े ही एक लिटरेचर है जिसको आप स्टडी करके जब पूछ के उनको ये चीज कर सकते हैं, अपने आप के अपने ऑर्गन्स को, अपने ब्लड को, या जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर पुराने वक्त की बात किए जाए, इजिप्ट टाइम की बात की जाए, तो आपकी जो गूगल है या आपकी जो किताबें हैं, पुराने शास्त्र हैं, उनमें एक पौधा है जिसको बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही सुपर डिटॉक्सिफायर है। तो इसकी मार्केट इतनी ज्यादा हो गई है कि हर चीज के ऊपर एलोवेरा का नाम लिखा होता है। तो इट नेवर मीन्स कि वो वैसा ही है जैसा वो उसकी खासियत है। ये दिस इज ए मार्केटिंग ट्रेंड। अब मार्केटिंग ट्रेंड में हमें धोखा नहीं खाना है। आपने वही एलोवेरा लेना है जिसपे सर्टिफिकेशंस होती हैं, जिसपे उसकी प्योरिटी लिखी होती है, जिसको अप्रूवल स्टैंप लगी होती है, जिसकी मतलब आपने जो भी लेना है उसको कंप्लीट उसकी स्टडी करो। स्टडी करने के बाद अगर आप मुतमिन हैं तो ओके, अगर मुतमिन नहीं है तो आप जो उस लाइन का एक्सपर्ट है उससे पूछकर उस सप्लीमेंट को, उस प्रोडक्ट को या उस चीज को ले सकते हैं, ताकि आप अपने लीवर, अपना किडनी, अपना पेनक्रिया, आपका हार्ट, मतलब जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर सके। तो अगर ऐसा होता है तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी का तो फिर मजा ही कुछ और हो जाता है। मतलब बीमारी में बंदा खुद ही कहता है यार मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन जिंदगी का मजा तभी अच्छा होता है, तभी मजा आता है जब आप अपने मन से जीते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप निरोगी काया, आपकी काया निरोगी होती है। तो निरोगी काया प्रोग्राम का यही एक मकसद है कि आप निरोग हो जाएं, आप खुश रहें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। और उस मजे में आप ये लाइन भी बोल सकते हैं कि दिल में इस कदर मोहब्बत है उनकी, हाज़रीन गौर फरमाइएगा कि दिल में इस कदर मोहब्बत है उनकी, सोएं तो ख्वाब उनके, जागें तो ख्वाब उनके। विद दिस वर्ड्स द सेशन इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें सुना। तो इस प्रॉमिस के साथ कि अगर जिंदगी बेवफाई नहीं करती है तो अगले इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टाइम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके चाहने वाले ठीक रहें, आप मुस्कुराते रहें और एंजॉय करें। विद दिस रिमार्क्स, दिस वर्ड्स, इट इज गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर।